गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। सो टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 9। हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं, सैटरडे को आई थी और उसमें चैप्टर 8 पूरा पढ़ा दिया है एक ही क्लास में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर था। ये चैप्टर 9 है, इसका नाम क्या है? सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो आइए जानते हैं कि सौर विकिरण क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो भी तरंग दैर्ध्य आती है ना, सूर्य की लघु तरंग दैर्ध्य आती है, क्योंकि वो फिल्टर होके आती है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो ओजोन लेयर होती है वो सनरेज को फिल्टर करती है। तो जो फिल्टर होके लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में हमारे पृथ्वी पे जो ऊष्मा आती है उसे हम क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं, या फिर आप उसे सूर्य ताप भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसोलेशन। ठीक है। पृथ्वी भू-आम यानी कि जियोइड है। सूर्य की किरणें जो होती हैं वायुमंडल के ऊपरी भाग पे तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण जो पृथ्वी है सौर ऊर्जा के बहुत ही कम अंश को प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो प्राप्त होती है ना, उसमें प्रतिवर्ष थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान देखा जाए तो जो पृथ्वी है वो 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर अर्थात लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। देखिए, मान लीजिए ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है। तो ये जब चक्कर लगाते हैं तो प्रतिवर्ष इनमें 2 तरह की स्थितियां बनती हैं। ठीक है। पहली स्थिति बनती है 4 जुलाई को, आने वाला है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है। 4 जुलाई को क्या स्थिति बनती है कि जो सूर्य है, ये पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर रहता है। कितनी दूर रहता है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, यानी अफेलियन कहते हैं। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहता है, यानी इनकी दूरी कितनी रहती है? 14 करोड़ यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर यानी कि पेरिहेलियन कहते हैं। तो 2 चीज़ें आपने पढ़ी, कौन कौन सी हैं वो? एफिलियन और पेरिहेलियन। तो एफिलियन क्या होता है? अपसौर, और पेरिहेलियन क्या होता है? उपसौर। याद रखिएगा, अपसौर में पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है और उपसौर में पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे कम होती है। जो अपसौर की स्थिति है वो जुलाई में बनती है और उपसौर की जो स्थिति है वो जनवरी में बनती है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि ज और ज दोनों में कॉमन है, यानी ज से जुलाई, ज से जनवरी। ठीक है। हाँ, तो ए पहले आता है, इसलिए दूरी जो है वो कम पहले होती है और दूरी जो है वो ज़्यादा बाद में होती है। तो इसलिए जनवरी JAN जब आए तो आपको याद आना चाहिए कि ए पहले आता है। सो जो दूरी कम वाला हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें 14,70,000 किलोमीटर, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की बात की गई थी, वो है उपसौर। ठीक है। और फिर जुलाई यानी कि यू बाद में आता है, तो उसमें ज़्यादा दूरी की बात की गई थी, यानी 15 करोड़ 20 लाख। ओके। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक हो गई, वैसे अच्छा है, लर्न हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा जो सूर्य ताप है वो अधिक होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब दूरी कम है तो सूर्य का ताप जो है वो अधिक होगा। जब वह हाथ सेकते हैं तो हाथ को जब दूर ले जाते हैं तो आग कम लगती है, जब पास ले जाते हैं तो आग ज़्यादा लगती है। ओके। और सूर्य ताप की भिन्नता को यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे कि स्थल, समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य ताप की जो भिन्नता है ना, पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम के परिवर्तनों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य हमसे इतना पास होता है और फिर इतना दूर होता है, तो हमारे वातावरण में कुछ ज़्यादा परिवर्तन क्यों नहीं होता? 3 जनवरी तो अभी गया ना, आपको कोई ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दिया था? नहीं। तो क्यों नहीं होता ऐसा? तो देखिए, क्योंकि दूरी तो मान लीजिए 3 जनवरी और 4 जुलाई की अपेक्षा जो सूर्य ताप है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन जो सूर्य ताप की भिन्नता है ना, यह प्रभाव दूसरे और भी तो कारकों को प्रभावित करेगी, जैसे स्थल, समुद्र, इन सब के द्वारा कम हो जाता है। जैसे उस टाइम ठंडी रहती है, जनवरी है, तो सूर्य का ताप तो मान लीजिए अधिक है, ठीक है, लेकिन समुद्र जमे होते हैं ना, और वायुमंडल में कोहरा होता है, ठंडी 3 जन को तो आप सभी जानते हैं कितनी ठंडी रहती है। तो इस तरह के इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण वो कम हो जाता है और फिर उसका जो मौसमी परिवर्तन है वो बहुत अधिक नहीं दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता, तो सूर्य ताप की तीव्रता की जो मात्रा है ना, वो प्रतिदिन, हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। उसमें परिवर्तन जो होते हैं उसमें विभिन्नता के कई सारे कारक हैं। कौन से हैं? पहले हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा है सूर्य की किरणों का नीति कोण, और तीसरा क्या है? दिन की अवधि, और चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता, और पांचवा कौन सा है? स्थल विन्यास। लेकिन जो 2 कारक है ना, लास्ट वाले, यानी वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा कम पड़ता है। यही तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है और समतल कक्षा से लगभग 66.5, यानी कि क्या कह सकते हैं इसे, 66 और आधा 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। निम्नलिखित सारणी जो दी गई है इसमें कई सारे उत्तरी गोलार्ध दिए गए हैं तथा ये विभिन्न अक्षांशों पर दिन की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर 21 दिसंबर को देखा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 घंटा प्रति मिनट की दर से घूमेगा, ठीक है, तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 घंटा हो जाएगा, 40 डिग्री 9 घंटा, 60 डिग्री 5 घंटा, 90 डिग्री 0। सूर्यताप का जो मात्रा है ना उसे प्रभावित करने वाले और भी कई सारे कारक हैं, जिनमें है किरणों का नीति कोण। यह किसी स्थान के अक्षांशों पर निर्भर करता है। जो अक्षांश होते हैं जितना उच्च होता है, किरणों की जो नीति कोण है वो उतनी ही कम होती है। इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अक्षांश है वो जितना उच्च होता है, किरणों की जो नीति कोण है वो उतनी ही कम होती है। जो सूर्य की किरणें क्यों कम होती है? क्योंकि अगर इस तरीके से ऊंचा रहेगा अक्षांश तो जो सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ेंगी, और जब तिरछी पड़ेंगी तो काफ़ी ज़्यादा कम स्थान पे पड़ेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक स्थान है, ठीक है, ये एक स्थान है और यहाँ पे सूर्य इस तरीके से उगा, ओके, इसकी किरणें अगर सीधे पड़ी तो ये काफ़ी ज़्यादा स्थान को कवर करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ सूर्य है और ये स्थान है, इसकी किरणें तिरछी पड़ेंगी तो एक तो इनकी दूरी भी ज़्यादा होगी, जिससे कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ताप थोड़ा कम रहेगा और कम स्थान पे पड़ेंगी, सिर्फ इतना कवर करेंगी और इतना, ये पूरा इधर ज़्यादा कवरेंस नहीं होगी, ठीक है। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर मिलती है, यानी बड़े क्षेत्र पर जो ऊर्जा का विकिरण है वो होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक विकिरण। तो जो धरातल है उसमें सूर्य ताप की मात्रा में जो उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पे प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है।
उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीप भाग पर अधिक और महासागरीय भाग की अपेक्षा में कम मात्रा में जो सूर्य ताप है वो प्राप्त होता है। इसीलिए शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। तो वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के भी कई सारे तरीके हैं। प्रवासी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो वायु है ना, वो धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन, यानी कि कंडक्शन कहते हैं। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड ठंडे पिंड से या फिर ठंडा पिंड गर्म पिंड से की ओर जब ऊर्जा का प्रवाह करते हैं ना, जब ऊर्जा का प्रवाह करते हैं तो ये स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। ओके, तो निचली परतों को गर्म करने में चालन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कंडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।